अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो टुडे हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं DSM-5 का, एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स, जिसमें सिर्फ दो ही डिसऑर्डर्स आते हैं, एनोरोसिस एंड एनक्रोप्रिसिस। अच्छा, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर आप पुराने हैं तो फिर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारा सपोर्ट मिलता है हमें ना, कि मज़ीद वीडियो बनानी चाहिए, अच्छी बना रहे हैं ये वो। अच्छा, तो अब हम आते हैं एनोरोसिस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। सबसे पहले हम एनोरोसिस को डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये दोनों इजी हैं, बस माइनर से डिफरेंस है कि एक में हम बात करते हैं यूरिन की और दूसरे में हम बात करते हैं फिजिक्स की, स्टूल की। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहले है रिपीटेड वॉइडिंग ऑफ यूरेन इनटू बेड और क्लॉथ्स, वेदर इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल। ठीक है, इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल। इनवॉलेंट्री के जानबूझ के नहीं, इंटेंशनल में भी जानबूझ के हो रहा है ऐसे। ठीक है, कि वो पास कर रहा है यूरेन बेड पे या फिर अपने कपड़ों पे। ठीक, द बिहेवियर इज़ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एज मैनिफेस्टेड बाय एदर अ फ्रिक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट 2 weeks a week, कि हफ्ते में 2 बार हो रहा है और 3 माह से कंजर्वेटिवली हो रहा है। ठीक है, कि 3 माह से मुसलसल हफ्ते में 2 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि वो बच्चा जो उनसे यूरेन पास कर देता है बेड पे या फिर क्लॉथ्स पे। उसके बाद अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट हो रही है इसकी वजह से, उसको काफ़ी डिस्ट्रेस हो रहा है। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, सिग्निफिकेंट का मतलब मैंने आपको बताया 95% वो चीज़ अफेक्ट कर रही है। 95% उससे डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट हो रही है उसकी सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल और दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में, लाइक कि गैदरिंग्स में नहीं जा पा रहा या उसके घर वाले कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोशल, उसकी पर्सनल, एकेडमिक लाइफ जो उनकी एकेडमिक्स में अगर ऐसा वो कर देता है, स्कूल कॉलेजेस में, कहीं स्कूल पे स्पेशली ऐसा कर देता है तो उसको काफ़ी शेम का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आ जाता है सोशल, एकेडमिक और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। उसके बाद हम सी क्राइटेरिया देखते हैं, जिसमें क्रोनोलॉजिकल एज इज़ एटलीस्ट 5 years और इक्वलेंट डेवलपमेंटल लेवल। ये डेवलपमेंटल लेवल भी उसके 5 साल ही हो और उसकी एज भी 5 साल ही हो। मतलब कि डेवलपमेंटल एज हम कहते हैं 5 साल है। ठीक है, हम नॉर्मली कहते हैं डेवलपमेंटल एज 5 साल है, तो एटलीस्ट 5 साल तो उसकी उम्र होनी चाहिए। और ये बिहेवियर जो उनसे ये किसी भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी दूसरी डायरोटिक और एंटीसाइकोटिक और दूसरी किसी भी मेडिकल कंडीशन या मेडिसिन या सब्सटेंस की वजह से ना हो। ना ही उसको डायबिटीज़, स्पेना बाइफिडा या फिर सीजर डिसऑर्डर। मतलब सीजर्स में ऐसा होता है ना कि वो जब सीजर्स होते हैं तो सीजर्स में उसको पता नहीं चलता और अक्सर ऐसे यूरेन पास हो जाता है या स्टूल पास हो जाता है, इसलिए उस कंडीशन को भी हमने निकाल लेना भाई। डायबिटीज़ में भी ऐसा होता है कि कंट्रोल नहीं, बॉल ग्लैडर कंट्रोल नहीं इतना अच्छा रहता, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। गाइस, अब हम यूनोरोसिस के स्पेसिफाई देख लेते हैं। स्पेसिफाई इनको कैसे किया जा सकता है, इसको 3 तरीक़ों से स्पेसिफाई किया जाता है। एक है नॉक्टर्नल एज द नेम सजेस्ट, मतलब कि नॉक्टर्नल पैनिक। तो इसी तरह नॉक्टर्नल मतलब रात को, नाइट टाइम या नाइट टाइम स्लीप। ठीक है, तो पैसेज ऑफ यूरेन ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम स्लीप। और डायोनल ओनली मतलब कि वेकिंग आवर्स। ठीक है, पैसेज ऑफ यूरेन ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स। उसके बाद हम इसको दोनों के साथ भी, बोथ के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, नॉक्टर्नल एंड डायोनल। मतलब अ कम्बिनेशन ऑफ 2 सब टाइप्स अबव के, नॉक्टर्नल एंड डायोनल, मतलब कि रात के टाइम भी और सुबह के टाइम भी यूरेन पास हो जाता है, तो उसकी वजह से भी नॉक्टर्नल एंड डायोनल। ठीक, उसके बाद हम इसकी प्रीवलेंस भी देख लेते हैं। प्रीवलेंस में मतलब 7 साल के बच्चों में इसकी प्रीवलेंस रेंज देखी गई है डे टाइम में, मतलब डायोनल में डे टाइम में इसकी 7 साल के बच्चों में ये जो सा पहला पैराग्राफ है वो है डे टाइम का, और सेकंड वाला जो सा पैरा वो नॉक्टर्नल मतलब नाइट टाइम स्लीप का की प्रीवलेंस है। तो हम ऊपर वाले पैराग्राफ की प्रीवलेंस अगर देखते हैं डे टाइम की, तो 7 साल के बच्चे की 3.2 से 9 तक की प्रीवलेंस है। उसके बाद 11 से 13 साल के बच्चों की 1.1% टू 4.2% की है। 11 से 13 मतलब यूथ एजिस। उसके बाद 15 से 17 साल के जो से लोग हैं, जो कि एडोलसेंट एज आ जाती है, उसमें 1.2% टू 3% जो सी है वो आ जाती है प्रीवलेंस। ठीक है, यूनोरोसिस की। ठीक है, ये है डायोनल यूनोरोसिस। उसके बाद नेक्टर्नल यूनोरोसिस अगर मैं देखूँ
तो वो है नॉक्टर्नल इनोरोसिस। अगर मैं देखूँ तो वो है द प्रिवलेंस ऑफ सर्वल जियोग्राफिकल सेटिंग्स में यूएस में, नेदरलैंड में, हांगकांग में इसकी रेंजेस देखी गई हैं, जो कि 5% से 10% था 5 साल के लोगों में और 5 साल से भरे लोगों में, और 3% से 5% था 10 साल के लोगों में, और 1% सिर्फ 15 साल या 15 साल से भरे लोगों में देखा गया। मतलब नॉक्टर्नल में इसकी प्रिवलेंस जो सी है लो है एज़ कम्पेयर टू डायोनल। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी देख लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का इजी सा ही होगा। इनका प्रेसिस का मैंने आपको पहले बता दिया था, उसमें हम फीसिस की बात करते हैं या स्टूल की पास होने की बात करते हैं, और यूनेरेसिस में हम बात करते हैं यूरिन के पास होने की। तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अब हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर और अनदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, और मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी नहीं कह सकते। अब न्यूरोजेनिक में हम इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बात करते हैं कि कुछ न्यूरोजेनिक ब्लैडर की स्ट्रक्चरल कंडीशंस होती हैं। वो स्ट्रक्चरल कंडीशन जो उनसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व हो सकता है। अब जो सा यूरेथ्रल वॉल्व होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि हमारी जो से एक्स्ट्रा फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं यूरिन में, यूरिनरी ट्रैक में, जिसकी वजह से यूरेन जो है वो किसी और ट्यूब्स के ज़रिए पास हो जाता है। ऐसा ही कुछ है, ठीक है, कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ जो से होते हैं ना यूथ्रा में, वो हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा यूरेन जो है वहाँ पे कहीं और पास हो जाता है। और दूसरी जो सी है वो एक्टिपिक यूरेटर है। एक्टोपिक यूरेटर में मतलब कि वो अच्छे से कनेक्ट नहीं होते ब्लैडर और यूरेथर जो सा होता है ना, वो अच्छे से कनेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से यूरेन जो है वो ड्रेन समवन आउटसाइड द ब्लैडर, ठीक। और उसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन भी है जो कि आगे दूसरी मेडिकल कंडीशंस में पॉलीयूरिया और यूरजेंसी। पॉलीयूरिया यूरजेंसी कंडीशन है जहाँ पे बार बार यूरिनेट करना पड़े, एक्सेसिव और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, और ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में होती है। आगे लिखा भी हुआ है डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपाइडस, ठीक। या फिर एक्यूट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। इन कंडीशंस में अगर यूरिन पास हो रहा है तो फिर हम उसको यूनेरोसिस में नहीं लेके आएंगे, ठीक है, इनूरोसिस में नहीं लेके आएंगे। लेकिन हम बात करते हैं और भी और अगर ऐसा कुछ नहीं है, डायग्नोसिस तभी कंपैटिबल है यूनेरोसिस का जब हम ये देख लें कि हमारे पास जो सा पेशेंट आ रहा है उसकी कोई भी ऐसी स्ट्रक्चरल हिस्ट्री नहीं है कि यूरिनरी ट्रैक के स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि उसकी डेवलपमेंटल कंडीशंस कैसी थी, ट्रीटमेंट अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री रही भी है, मेडिकल कंडीशन रही भी है, इनोरोसिस डायग्नोस करने से पहले हम लोगों ने ये चीज़ भी देख लेनी है कि क्या उसका इलाज प्रॉपर हो चुका है। ये भी नहीं करना कि जी ये हिस्ट्री थी उस वजह से ही हो गया, अब हम लोगों ने नहीं इसको नहीं, ये कंडीशन है तो हम इसको ये डायग्नोस नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। उसकी पास्ट अगर मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है लेकिन अब वो रिकवर्ड है तो फिर हम इसको भी एक चांस दे सकते हैं इस डायग्नोसिस को, ओके। उसके बाद हम मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। अक्सर मेडिकेशंस लाइक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, डायरेटिक्स हो गई और दूसरी मेडिकेशंस हो गई जो कि कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस करती हैं, पॉलीयूरिया वही कि जिनकी वजह से बार बार एक्सेसिव और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो जो कि एग्जेक्टिव फंक्शनिंग के अल्टरेशन के लिए भी कुछ यूज़ की जा सकती हैं। इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स में होता है क्योंकि यूरिन बार बार आना, क्योंकि पानी कुछ मेडिसिन के बाद पानी ज़्यादा पीते हैं कुछ पेशेंट्स, तो उस वजह से भी बार बार यूरिन आता है। तो इन मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स में अगर ऐसा हो रहा है कि यूरिन जो है वो पास हो जाता है रात को या दिन के टाइम, तो भी हम एनोरोसिस को डायग्नोस नहीं करेंगे, ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बल्कि। उसके बाद कॉमोबिडिटीज़ में देख लेते हैं। कॉमोबिडिटीज़ में ये कॉमोबिड करता है बिहेवियरल और डेवलपमेंटल सिम्टम्स के साथ, और बच्चों में डायोनल और नॉक्टर्नल इनोरोसिस जो उनसे वो पाया जाता है, और ये कॉमोबिड करता है डेवलपमेंटल डिलेज़ के साथ, स्पीच के साथ, लैंग्वेज लर्निंग, मोटर स्किल डिलेज़ के साथ। फिर बच्चों
अगर कोई बच्चा है जो डिलेस के साथ है, उसका एक पोर्शन जो है इनोरोसिस का भी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है साथ में। उसके अलावा इनकॉप्रेसिस और कॉन्स्टिपेशन, ये भी इनके साथ भी ये कॉन्टिनेंस में आ जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और पैरासोमनियाज, नॉन रेपिटाइड मूवमेंट, स्लीप रोजल डिसऑर्डर्स लाइक स्लीप वॉकिंग, स्लीप टेरर टाइप्स ना, उनमें भी नॉक्टर्नल इनोरोसिस कोमोबिट कर सकता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।